हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की बॉटनी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट नोमेनक्लेचर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, प्लांट नोमेनक्लेचर को बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स हैं तो उसका एक साइंटिफिकल तरीके से नामकरण किया जाता है। ठीक है, उसको साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से नाम दिया जाता है, तो उसको ही अपने क्या कहते हैं, प्लांट नोमेनक्लेचर। जैसे उसको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जैसे कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो उसमें क्या करता है कि जो इसका नामकरण किया जाता है, इसमें जीनस और स्पीशीज़ को दोनों को मिलाकर एक पूरा उसका नाम लिखा जाता है। तो मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या हो गया उसका जीनस और इंडिका क्या हो गया उसका स्पीशीज़। तो इसमें जो नामकरण में द्विनाम पद्धति का यूज़ किया जाता है, मतलब बाइनोमियल सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। और इनके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश व दूसरा शब्द जाति होता है। द्विनाम पद्धति के निम्न नियम होते हैं। जीव का लैटिन भाषा में जो उसका नाम लिखा जाता है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जैविक में पहला शब्द, मतलब जो उसका नेम अपने लिख रहे हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो उसमें जो पहला शब्द होगा वो वंश होना चाहिए और दूसरा शब्द जाति होना चाहिए। जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित किया जाना चाहिए, मतलब उसके अक्षर थोड़े से क्या होने चाहिए, टेढ़े होने चाहिए, और उसका जो अपने नाम कर रहे हैं तो उस नाम को क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में तथा जाति का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में होना चाहिए। तो जैसे अपने इसमें देखो मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो क्या है, जीनस है, तो जीनस का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, और इंडिका क्या है उसका स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, स्मॉल, मतलब आई क्या हो गया, स्मॉल हो गया। आगे है, ये है कैरोलस लीनियस, जिसको अपने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नामकरण के पिता के रूप में इसको माना जाता है। नामकरण देखो क्या होता है, एक ही जाति के जीवों को अनेक स्थानीय नाम होते हैं। मतलब कोई भी जीव तो एक ही है, मतलब प्लांट जीव ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, है एक ही। जैसे एक ही जाति का जीव है, लेकिन उसके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जैसे देशों में या अपने राज्यों में कह लो, जैसे राजस्थान में कुछ और नाम लेते होंगे उसका, पंजाब में कुछ और कहते होंगे, लेकिन है वो एक ही चीज़। तो इनके नाम को स्थानीय भाषा में अनेक नाम से पुकारा जाता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। इसलिए जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है, मतलब एक उसको कॉमन नाम दे दिया जाता है, जिसके द्वारा उसको इंटरनेशनल स्तर पर उसको पहचाना जा सके। ठीक है, यह नाम जीव का एक मानक नाम होता है, मतलब जो उसको इंटरनेशनल नेम दिया जाता है वो उसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड नेम होता है कि उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में उसको पहचाना जाता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या नामकरण कहते हैं, मतलब उसको एक कॉमन नाम दे दिया जो पूरे वर्ल्ड में उसको एक पहचान देता है। अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। पादपों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया, मतलब उनके नामकरण के लिए कुछ नियम बना दिए गए। ठीक है, इंटरनेशनल नियम बना दिए गए, जिसको ICBN के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है, अब इसका ICBN क्या होता है, देखो इसका नियम क्या क्या है उसमें। देखो, पौधों के नामकरण के लिए नियम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में जो उसके टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने मिलकर क्या किया, कुछ सिफारिशें लगाई, कुछ आपस में विचार विमर्श किए, और विचार विमर्श करके क्या किया, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामकरण व वर्गीकरण से संबंधित नियम को बनाए गए। ठीक है, उन नियमों का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण कोड के अंतर्गत प्रति 5 वर्षों में होता है। मतलब इनमें
इससे 13 महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। देखो वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली कितने माने गए, 13 माने गए। ठीक है, तो फर्स्ट नियम देखो, वर्गीकरण की इकाइयाँ, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे अपने क्लासिफिकेशन करते हैं किसी जीव का, जैसे प्लांट में किसी कोई भी प्लांट ले लो, उसको अपने ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो हम सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं, किंगडम, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ये सब उसकी क्या है, इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण की इकाइयों को दो भागों में बांट दिया उसने, प्रमुख इकाई वर्गक और उसमें गौण वर्गक। मेजर देखो इसमें क्या होगा, जगत आ जाएगा, किंगडम, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अपने कोई भी प्लांट का नामकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन तो अपने लिखेंगे उसका, जैसे उसका किंगडम अपने क्या लिख देंगे, प्लांट ही लिख देंगे। तो इससे हिसाब से ही क्या आगे उसका फिर डिवीज़न लिखेंगे, फिर उसकी अगर तो ज़रूरत है तो सब डिवीज़न लिखेंगे, नहीं तो सीधा क्या लिख देंगे उसका, क्लास, फिर सब ऑर्डर, फिर ऑर्डर, फिर सब फैमिली, फिर सब फैमिली। इस टाइप से उसका क्या करेंगे, अपने नामकरण, सॉरी क्लासिफिकेशन करेंगे। ये 11 उसके गौण इकाइयाँ होगी, सॉरी प्रमुख इकाइयाँ होगी, प्रमुख वर्गक हो गए, आगे उसके गौण वर्गक। तो उसमें देखो क्या आते हैं, माइनर टैक्सा में वंश आता है, जीनस, सब जीनस, जीनस, सब जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वैरायटी, सब वैरायटी, फोमा, क्लोन, ये सभी किस में आ जाती हैं, गौण वर्गक में। तो जैसे उसमें अपने अपने मैंजीफेरा इंडिका किया, तो उसमें क्या जीनस क्या हो गया उसका, मैंजीफेरा, और उसका स्पीशीज क्या हो गया, इंडिका। इस टाइप से। ठीक है, आगे है विभिन्न वर्गीकी वर्गों के कुछ प्रमाणिक अनुलग्न भी होते हैं, जिससे अपने पहचान सकते हैं कि वो उसकी फैमिली है, ऑर्डर है। ठीक है, तो उसके जो अपने होते हैं वर्गक होते हैं, टैक्सोन होते हैं, उनके पीछे क्या लगे होते हैं, कि सफिक्स लगे होते हैं। सफिक्स देखो क्या होते हैं, जैसे क्लास है, क्लास का सफिक्स क्या होगा, ई। ठीक है, तो जैसे अपने देख लें फेबिसी, तो इस पे आवाज़ क्या आ रही है, ई की आवाज़ आ रही है। उसी हिसाब से देखो आगे है क्लास होगी, फिर ऑर्डर, ऑर्डर के पीछे क्या लगता है, एलीज, सी सब ऑर्डर के पीछे एनी, फैमिली, सॉरी, जैसे क्लास होगी उसमें क्या लगता है, ई लगता है, ऑर्डर के पीछे क्या लगता है, एलीज, और सब ऑर्डर एनी। वैसे ही फैमिली के पीछे क्या लगता है, एसी, सॉरी फेबीसी क्या होगी, फैमिली होगी। ठीक है, तो फेबीसी, सी आ गया उसी पीछे, एसी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, एसी, फेबीसी, तो उसका क्या हो गया, अपने पहचान सकते हैं कि वो क्या है, एक फैमिली है। फिर सब फैमिली के पीछे क्या लगे, ओईडी। वैसे ट्राइब के पीछे ई, सब ट्राइब के पीछे इनी। अब दूसरा उसका नियम क्या है, द टाइप मेथड। प्रारूप विधि में देखो क्या होता है कि उसके टाइप बनाए जाते हैं। देखो टाइप किसी भी लेखक द्वारा प्रमाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त वह पादप संग्रहालय शीट है जिसे मूल रूप से प्रथम बार प्रयुक्त किया गया हो। मतलब कोई भी अपने प्लांट ले लो, उसका क्या ले ले, ट्राइब ले लें। ठीक है, उसकी ट्राइब को क्या करें अपने, जैसे मान लो कोई भी प्लांट लिया, उसको क्या किया अपनों ने, उसकी कोई ट्राइब ले ली, उसकी क्या है, पत्तियां लगी हुई हैं, उसके पत्तियां होगी, उसके फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा ट्राई उसकी एक ले ली, उसकी एक टहनी ले ली, छोटी सी ट्विग ले ली, उसको अपने ने क्या किया, एक हर्बेरियम शीट पे बना दिया। ठीक है, तो उस हर्बेरियम शीट जो अपने मूल रूप से ओरिजिनल हर्बेरियम शीट ली है, तो वो उसका क्या हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो टाइप आगे कितने टाइप, अब आगे आगे कितने टाइप दिए हुए हैं। तो फर्स्ट उसका टाइप देखो क्या होगा, होलो टाइप। देखो टाइप, जैसे टाइप अपने ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप वो प्लांट ओरिजिनल प्लांट की ट्विग ही लेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसकी अपनी ट्विग को संग्रहित नहीं कर सकते हर्बेरियम शीट में, तब हम उस पर क्या करेंगे, उसकी पिक लगा लेंगे, या फिर उसकी क्या लगा कर लेंगे, उसकी अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उस साइड में उसका क्या कर देंगे, अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे उसका साइड में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कौन सी जीनस, कौन सी किंगडम का है, उसके ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब टाइप देखो आगे कितने सॉरी टाइप कितने टाइप के होते हैं, आगे आगे इसके टाइप दिए हुए हैं। होलो टाइप,
पहला है नाम प्रारूप, मूल प्रारूप मतलब जो हमने हर्बेरियम शीट ली है, ठीक है, जो हमने मेन स्पीशीज़ लिया जिसके बारे में हमने नामकरण करना है, तो वो उसका क्या होगा, होलोटाइप होगा। जो हमने मेनली सामग्री ली हुई है, कोई भी प्लांट की ट्विग ली हुई है, हर्बेरियम शीट ली हुई है, तो वो उसकी क्या होगी, एक होलोटाइप होगी। फिर है लेक्टोटाइप। देखो लेक्टोटाइप में क्या होता है कि जब होलोटाइप खो गया हो या प्रकाशन के समय लेखक द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, तब मौलिक सामग्री से चयनित ऐसा प्रतिरूप जो नामकरण प्रतिरूप के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लेक्टोटाइप कहते हैं। देखो अब अपने क्या किया, उसने क्या किया, लेखक ने होलोटाइप लिए हुए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वैसे वो क्या करेगा, उसने जो हर्बेरियम शीट ली हुई है, ठीक है, तो उसने हर्बेरियम शीट के क्या करती, वो जो होलोटाइप था उसका मूल प्रारूप था वो खो गया उसके पास, या उसने बताया ही नहीं कि जो उसने अलग अलग टाइप जो उसने एक सामग्री ली हुई है उसमें मेन होलोटाइप कौन सा है, तो उस समय अपने क्या करेंगे, एक उसके जैसे ही मतलब और उस मौलिक जो अपने पास सामग्री पड़ी हुई है अलग अलग टाइप की, जो उसमें जो अपने पास हर्बेरियम शीट पड़ी हुई है, तो अपने उसमें से कोई एक स्पीशीज़ का यूज़ स्पेसिमेन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसका नामकरण करेंगे। फिर है नियोटाइप। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जब किसी प्रत्येक वर्गक के जब किसी वर्गक के नामकरण से संबंधित कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे समय में नामकरण प्रारूप के लिए काम में लिया जाने वाला प्रतिरूप नियोटाइप कहलाता है। कि क्या हुआ कि ऑथर ने मतलब लेखक ने हमें कुछ सामग्री दी नहीं, हमें बताया ही नहीं कि हमें किसका आगे नामकरण करना है, कि मतलब हमारे पास कोई मूल प्रारूप नहीं है, कोई होलोटाइप नहीं है, तब हम अपने क्या करेंगे, जो न्यू टाइप स्पीशीज़ का यूज़ न्यू टाइप के स्पेसिमन का यूज़ करेंगे और उसका नामकरण करेंगे। फिर है पैराटाइप। ऐसा कोई प्रतिरूप जो होलोटाइप के अलावा मौलिक विवरण के साथ उद्धृत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैराटाइप कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है कि उसने क्या किया कि वो क्या कह रहा है कि अपने को कि मैं तो एक मेन अपने पास क्या है, होलोटाइप है, ठीक है, उसके जैसे ही अलग से एक, जैसे वो खुद तो है ही है, होलोटाइप तो है हमारे पास, ठीक है, और उसके जैसा ही एक और अपरूप है, उसके सेम उसके जैसा ही लग रहा है एक अपरूप उसके पास, तो हमारे पास यहाँ पे होलोटाइप है कि उसके जैसा ही एक और अपरूप आ गया, तो उसका भी अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पैराटाइप कहलाएगा, ठीक है। फिर है आइसोटाइप। इसमें देखो क्या होता है, ऐसा प्रतिरूप, आइसोटाइप में देखो क्या होता है कि ऐसा प्रतिरूप जिसे होलोटाइप की प्रतिलिपि माना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटाइप कहते हैं। इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास क्या है, उसने क्या किया, दो टाइप के ले ली, मतलब एक तो हमारे पास मेन है होलोटाइप और वो दूसरी उसकी क्या ले ली, कॉपी ले ली, ठीक है, तो जो वो कॉपी लेगा तो उसमें वो किस में आ जाएगा, आइसोटाइप में आ जाएगा, ठीक है। फिर है सिनटाइप, सह-प्रारूप। इसमें देखो क्या आता है, जब लेखक द्वारा एक होलोटाइप निर्धारित नहीं होता है और उसके स्थान पर अन्य एक या अधिक प्रतिरूप मान्य किए गए हों, कि वो क्या कह रहा है कि लेखक ने हमें ये नहीं बताया, अभी उसने डिसाइड नहीं किया कि मेन उसका मूल प्रारूप क्या है, किसका हमें नामकरण करना है, ठीक है, उसने, तो वो क्या करेगा, उसके जैसे ही उसके स्थान पर अन्य या एक या अधिक प्रतिरूप उसके स्पेसिमेन ले लेगा, ठीक है, और जैसे हर्बेरियम शीट का यूज़ कर लेगा और उसके जैसे ही और अधिक उसके स्थान पर अन्य एक या अधिक स्पेसिमेन का यूज़ करेगा, तो उसको किस में आ जाएगा, सिन टाइप में। फिर है को टाइप। जिस पौधे से होलोटाइप का चयन किया गया हो, अगर उसी प्लांट का एक और प्रतिरूप एकत्र किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, को टाइप कहते हैं। मतलब जिसका हमने जो प्लांट लिया हुआ है उससे हमने होलोटाइप बनाया, ठीक है, हर्बेरियम शीट के लिए मूल प्रारूप है जिसका, तो उसके जैसा ही उसी प्लांट से एक और स्पेसिमेन का यूज़ कर लें, एकत्र किया जाए, उसको क्या कहेंगे, को टाइप। टाइप देखो क्या होता है, जब केवल टाइप शब्द का प्रयोग होता है तो उसको अपने क्या मान सकते हैं, होलोटाइप ही मान सकते हैं, ठीक है। फिर है टोपोटाइप। जिस स्थान से होलोटाइप एकत्रित किया जाता है, अगर उसी स्थान से कोई
और प्रतिरूप एकत्रित किया गया जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, टोपोटाइप कहेंगे। आगे है इसका तीसरा नियम, मान्यता या वैधता का नियम। मतलब इसमें वैलिडिटी शो करेगा कि उसमें कि जिसका हम नामकरण कर रहे हैं तो वो नामकरण कितना वैलिड है, ठीक है, इफेक्टिव है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी अपनों ने नामकरण कर रहे हैं, वानस्पतिक नाम दिया है, वो प्रकाशन जो उसका होगा वो कितना वैलिड है, वो कितना अट्रैक्टिव है, वो सब इसमें आ जाएगा, इफेक्टिव है। ठीक है, प्रकाशन प्रभावी होना चाहिए कि इसमें कुछ नियम दिए गए हैं जिसका यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे जो अपने नामकरण कर रहे हैं वो क्या इफेक्टिव होना चाहिए, और वो प्रकाशन के साथ नवीन टेक्सा का वर्णन संलग्न होना चाहिए कि हमने जो प्रकाशन कर रहे हैं, मतलब जो हमें उसके नामकरण करें तो उसमें जो न्यू टेक्सा का भी यूज़ करना है, न्यू इकाई का भी, नई इकाई का भी यूज़ करना है, वर्णन करना चाहिए। ठीक है, अब प्रकाशन का वर्णन लैटिन भाषा में होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, तभी प्रकाशन वैध माना जाएगा अगर सभी नियमों का पालन किया जाएगा। ठीक है, फिर है प्रभाविता का नियम। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें वही बात समझा रहा है कि जो प्रकाशन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। देखो इसमें उस वानस्पतिक साहित्य तथा नामकरण को प्रभावी माना जाता है जो सामान्य वनस्पतिज्ञों के मध्य उस संदेश को प्रेषित करने में सफल रहे जिसके लिए इस प्रकाशित किया गया हो। ठीक है, इसे प्रकाशित किया गया हो। तो इसमें देखो प्रकाशन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम नामकरण कर रहे हैं तो उसको प्रभावित बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। पहला है, प्रकाशित सामग्री का पुस्तकालयों, शोध प्रयोगशालाओं व वनस्पतिज्ञों में व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए। कि जैसे हम कोई प्रकाशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई नामकरण दिया है, तो उसका क्या होना चाहिए, जो भी जहाँ पे हमने बुक्स देनी है, पुस्तकालय जहाँ पे बुक्स पढ़ी जाएंगी, ठीक है, और शोध प्रयोगशाला लैब्स होगी जहाँ पे उसका क्या करें, रिसर्च की जाएगी उनके ऊपर, और जो जितने भी जितने भी वनस्पतिज्ञ हैं, जितने भी वनस्पतिज्ञ हैं, उनमें उसका क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, सभी को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसका एक प्रमोशन करना चाहिए। ठीक है, केवल सेमिनारों, विज्ञान कांग्रेस तथा मीटिंगों में प्रकाशन संबंधी घोषणा को उद्घोषित करने मात्र से यह प्रभावी नहीं माना जाएगा। कि उसको सिर्फ यही नहीं कि बस कुछ सेमिनार कर दो, वैज्ञानिक कांग्रेस कर लो, मतलब कुछ मीटिंग्स होगी और मीटिंग्स में उसके बारे में बता दिया और घोषणा कर दी कि वो फेमस हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। नहीं, उसका पूर्ण रूप से प्रमोशन करना चाहिए ताकि वो हर किसी के पास उसकी जानकारी हो। 1 जनवरी नवखोजित पादप जाति को गमले में लगाकर उद्यान अथवा सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने से भी यह प्रभावी नहीं बनता है। 1 जनवरी 1953 तथा इसके बाद अगर नई पादप जाति के नाम का प्रकाशन केवल समाचार पत्रों या अवैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ हो तो यह प्रभावी नहीं होगा। कि मतलब एक उसके लिए क्या चाहिए, मान्यता चाहिए, परमिशन चाहिए, फिर ही उसका आगे प्रकाशन करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं कि उसमें न्यूज़पेपर में आ गया और उसका साइंटिफिक नेम मान लिया जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, एक परमिशन चाहिए, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उसका नाम होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। नाम का प्रकाशन वैज्ञानिक पत्रिका में हो। प्रकाशन को इंडेक्स क्यूनेंसिस, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट तथा इंसडॉक जैसी संस्थाओं को भेजा जाना चाहिए। ये सभी संस्थाएं क्या हैं, नोमेनक्लेचर, मतलब जो उसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर जो रिसर्च होती है उसकी ये सारी संस्थाएं हैं जिनमें इनको प्रकाशन के लिए भेजना चाहिए। प्रभावी प्रकाशन की तिथि उस दिन को माना जाएगा जिस तिथि को प्रकाशन मुद्रित रूप से उपलब्ध होता है। मतलब तभी इसके जो प्रकाशन किया, नामकरण किया है, उसकी जो डेट होगी तभी उसको माना जाएगा जब उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। मतलब वो एक सभी की उसको क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। ठीक है,
अप्रूवल मिल जाएगा तभी उसकी डेट को माना जाएगा, उसकी तिथि को माना जाएगा। आगे है 5वां नियम, प्राथमिकता का सिद्धांत। इसमें देखो क्या होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार जब एक ही पादप का अलग अलग नामों से वर्णन किया गया होता है तो जिस नाम से उसका सर्वप्रथम वर्णन होता है उसी नाम को मान्य माना जाएगा। प्राथमिक नाम को स्वीकार करना ही प्राथमिकता का सिद्धांत है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले उसका नाम रख दिया वही उसका नाम माना जाएगा, चाहे उसके बाद कोई भी नाम रख दो उसका। जैसे अपने देख लो, कोई बच्चा है उसका अपने क्या करें, जो उसका फर्स्ट नेम रख दिया गया नामकरण के दौरान, जो उसका नाम रख दिया गया वही उसका नाम आगे डॉक्यूमेंट्स में चलता है, वही उसका नाम आगे पूरी ज़िंदगी चलता है। चाहे उसके बाद अपने कोई भी उसके नाम रखे जाएँ, लेकिन मेन तो उसका नाम वही होगा जो अपनों ने उसके नामकरण में रख दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स में लग गया। ठीक है, यह नियम क्लियोम गाइनिंड्रा के उदाहरण से अपने समझ सकते हैं। जैसे देखो, इस प्लांट का सर्वप्रथम वर्णन लिनियस ने 1753 में क्लियोम गाइनिंड्रा से किया था। इसके बाद लिनियस ने ही 1762 में इसे क्लियोम पेंटाफिला के नाम से, डी कंडोले ने 1824 में गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला नाम से तथा इलिट्स ने 1960 में क्लियोम गाइनेंड्रा के नाम से वर्णन किया। लेकिन इसका जो प्रथम नाम रख दिया लिनियस ने, जो उसका जो प्रथम नाम रखा था वही उसका मान्य माना जाएगा, चाहे उसके बाद उसका कोई भी नामकरण किया जाए। ठीक है, तो इसका मान्य नाम क्या माना जाएगा, क्लियोम गाइनेंड्रा, जो उसका पहले लिनियस ने रख दे। तो इसलिए प्राथमिकता के सिद्धांत के आधार पर इसका पहला व प्राचीनतम नाम क्लियोम गाइनेंड्रा लिनियस ही माने रहेगा। लिनियस क्यों लगाया गया है ये आगे आएगा नियम। इसमें क्या है, लिनियस क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो उसकी जो जीनस और स्पीशीज के बाद में क्या लगाया जाएगा, उसका वैज्ञानिक का नाम लगाया जाता है जिसने उसका सर्वप्रथम नामकरण किया। ठीक है, छठा नियम देखो, वंश नामों का संरक्षण। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे नाम जो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग हो रहे थे उन्हें प्राचीनतम नहीं होते हुए भी एकमत से सही मान लिया गया है। स्टॉकहोम कांग्रेस में संवहनी पादपों के 787 वंश नामों को संरक्षित किया गया था। इसे वंश नामों का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राथमिकता के सिद्धांत की ही सीमा है। मतलब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे नाम जो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग हो रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्हें प्राचीनतम नहीं माना जाता, एकमत नहीं थे, सही नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी उन जो नाम है, उन जो जेनेरिक नेम्स हैं, उन वंश के नाम है, उनको क्या कर लिया, संभाल कर संवहनी प्लांट्स के रूप में संवर्धित करके रखा गया, संरक्षण करके रखा गया। ठीक है, लेटिन भाषा निदान। इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 1955 के बाद किसी भी नए वर्गीकीय वर्ग का वर्णन बिना लैटिन अनुवाद के मान्य नहीं है। इसके पूर्व किसी भी भाषा में वर्णन को स्वीकार किया जाता था। देखो, इसमें उसने क्या बताया कि पहले क्या होता था कि कोई भी जीव है या प्लांट है, उसका क्या करते थे, अपने ही भाषा में नाम रख दिया जाता था जिसकी उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए 1 जनवरी 1955 के बाद क्या किया गया कि उसको लैटिन भाषा में ही उसको अनुवाद को मान्य माना गया। अगर वो लैटिन भाषा में नहीं है, बिना लैटिन भाषा के उसको अनुवाद को मान्य नहीं माना गया। फिर लेखक नाम संदर्भ। इसमें क्या बताया गया कि जिसने उसका नामकरण किया है तो उसका लेखक का नाम भी उसके साथ लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी स्तर के वर्गीकीय वर्ग या वर्गीकीय वर्ग के नाम के साथ लेखक का नाम होना अनिवार्य है। उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखो लिलिएसी एडन्स। इसमें देखो क्या है कि इसका अर्थ है लिलिएसी कुल की स्थापना माइकल एडम्स ने द्वारा की गई। तो लिलिएसी क्या होगी, फैमिली होगी उसकी, और जो देखो लिलिएसी क्या होगी उसकी, सॉरी, लिलिएसी क्या होगी उसकी फैमिली। ठीक है, और उसके जो एडसन है, एडसन क्या हो गया उसके वैज्ञानिक का नाम।
क्योंकि इसकी किसने स्थापना की थी, इस कुल की स्थापना किसने की थी, एडिसन ने। तो उसके उन्होंने क्या किया, कुल के पीछे क्या लगा दिया, एडिसन। वैसे ही लीलियम वंश की स्थापना किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने, इसलिए उसके पीछे क्या लगा दिया, लिन लगा दिया, मतलब कैरोलस लीनियस का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद इससे हमें क्या समझ आती है कि जो वैज्ञानिक किसी कुल का स्थापना करेगा तो उस वैज्ञानिक का नाम उस कुल के साथ लगाया जाएगा। फिर है वंश या जाति का विभाजन। इसमें देखो क्या बताया है कि एक वंश को दो या अधिक वंशों में विभाजित किया जाता है तो मौलिक नाम प्रारूप वंश के लिए रखा जाता है। जब किसी जाति को विभाजित करते हैं तो सभी इसी नियम की पालना करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें उसने क्या बताया कि अपने उसका जो जात वंश को, चाहे एक वंश को अधिक वंशों में विभाजित कर दो, लेकिन जो उसका मौलिक ओरिजिनल नेम है वही उसका वंश में रखा जाता है। ठीक है, जैसे एसर सेक्रम, इसमें देखो क्या मार्श को निम्न दो जातियों में विभाजित कर दिया गया, एसर सेक्रम मार्श व एसर निग्रम मिक्सित। इसमें देखो मौलिक नाम टाइप स्पेसिमन के लिए रखा गया है। ठीक है, फिर आगे है 10वां नियम। देखो उस पर क्या कह रहा है कि जब किसी जाति को अन्य वंश में मिला दिया जाता है तो भी जातीय विशेषण उसके साथ बना रहता है, चाहे उसको उस जाति को अपने किसी अन्य वंश के साथ मिला दे। ठीक है, अन्य कोई भी प्लांट के किसी भी वंश के साथ अपने उस जाति को मिला दिया, लेकिन उस जो उस जाति में गुण हैं, विशेषण पाए जा रहा, वो उसके साथ ही रहेंगे। ठीक है, आगे है 11वां नियम। क्या बता रहे हैं, जब दो या अधिक समान स्तर वाले वर्गीकीय वर्ग को मिलाया जाता है तो प्राचीनतम विशेषण बनाया रखा जाता है। अगर दोनों नाम एक ही दिवस के हों तो उन नामों को जोड़ने वाला लेखक अपनी स्वेच्छा से एक को चुन सकता है। मतलब वो क्या कह रहा है कि जब दो या अधिक समान स्तर वाले वर्गीकीय वर्गों को वो मिलाया जाता है, मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज को मिला दिया। ठीक है, तो उसमें जो पुराने उसमें विशेषण है उसको बनाए रखा जाता है। ठीक है, और एक ही दिन पर अगर उसका क्या हुआ, नामों को जोड़ा गया है, तो जो लेखक होगा वो अपनी इच्छा से एक नाम को चुन सकता है। ठीक है, जब 12वां नियम देखो क्या बता रहा है कि जब किसी वर्गीकीय वर्ग, जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, का स्तर बदला जाता है, जैसे वंश को कुल में या कुल को वंश में, तो प्राचीनतम प्रमाणिक नाम या विशेषण वर्गीकीय वर्ग के नवीन स्तर को दिया जाना उचित होता है। मतलब उसको अगर अपने चेंज कर दें तो उसका जो प्राचीनतम प्रमाणिक नाम है या विशेषण वर्गीकीय वर्ग के नवीन स्तर को दिया जाना उचित होता है। ठीक है, आगे है 13वां नियम, नाम अस्वीकरण नियम। इसमें देखो उसने क्या बताया कि कोई भी नाम केवल इसलिए अस्वीकृत, परिवर्तित या रूपांतरित नहीं किया जाना चाहिए कि यह अच्छी तरह से चयनित नहीं है या सहमति योग्य नहीं है या अन्य नाम इससे अच्छी तरह से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े रूल बताए हैं रिजेक्शन के, कि ज़रूरी नहीं है कि उसको बस इसलिए उसका नाम रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो परिवर्तित नहीं, सॉरी, वो अच्छी तरह से चयनित नहीं है या सहमति योग्य नहीं है, अन्य नाम इससे अच्छी तरह से जाने नहीं जाते। केवल अवैध नाम ही अस्वीकृत होना चाहिए। कोई भी नाम अवैध तब कहलाएगा जब, देखो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये उसको इसलिए रिजेक्ट कर दें कि वो चयनित योग्य नहीं है, उसका जो सहमति नहीं बन रही, ये नहीं है। उसके कुछ नियम होते हैं, उनके आधार पर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये नियम देखो, फर्स्ट है नामकरण पद्धति के अनुसार एक से अधिक नाम हो, अगर एक से अधिक नाम आ रहे हैं तब ये अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब नामकरण निर्दिष्ट धाराओं के अनुरूप न किया गया हो, मतलब या तो वो नामकरण अपने कर रहे हैं तो उसमें एक से अधिक नाम दे दिए, तब क्या होगा, रिजेक्शन कर सकते हैं अपने। या फिर वो जो अपने नामकरण किया, प्रकाशन किया है, तो उसमें क्या होगा, नियमों का पालन ना किया गया हो, तब भी उसका यूज़ अपने उसका रिजेक्शन कर सकते हैं। यदि वह बाद का नाम या होमोनीम हो, एक ही नाम दो विभिन्न जातियों के लिए प्रयोग हों, मतलब एक ही नाम दो विभिन्न जातियों के लिए प्रयोग होंगे तो पहचान उनकी मुश्किल हो जाएगी, तब अपने रिजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह एक अस्वीकृत
करने योग्य वंश नाम हो, मतलब उसमें कुछ ऐसे कमियां हों कि हम उसको अस्वीकृत कर सकें, तब अपने इसका कर सकते हैं, नाम अस्वीकरण का यूज़ कर सकते हैं। यदि वह जाति नाम यदि वह जातीय नाम ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ हो जिसमें पूर्ण रूप से द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया हो, मतलब जो उसने नामकरण किया है उसमें द्विनाम मतलब जो उसका बाइनोमिकल जो मेथड था उसका यूज़ नहीं किया गया, उसके नियमों का पालन नहीं किया गया, तब भी अपने रिजेक्शन कर सकते हैं। यदि यह वह